के बारे में सोच रही होती है और कैरो के बीमारी के बारे में। तभी नायरा को दादी द्वारा कही गई कुछ बातें याद आती है। जब उन दोनों तस्वीरें देख रहे होते हैं तब नायरा पूछती है कि ये तस्वीरें में कौन है। तब दादी कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि ये कार्तिक था, बचपन में इतना ज़्यादा पतला था। नायरा हंसने लग जाती है। फिर दादी उसे बताती है कि हमारे पास फिर आकर के महंत जी ने बताया कि यदि हम कुल देवी की मंदिर जाते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो ये ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। मैंने सोने और साथ ही साथ चांदी का तार, चांदी का जेवरात माता जी के मंदिर पे चढ़ाया और चढ़ावा चढ़ाने के बाद हम सभी ने मिल करके मन्नतें मांगी और अब आपके सामने कार्तिक खड़ा है। इतना सुनना था कि नायरा हंसने लग जाती है। और वहीं नायरा फिर वापस से अपनी नई यादों में आ जाती है और वो बोलती है कि जिस तरीके से दादी ने कार्तिक के लिए पूजा की थी, ठीक उसी प्रकार से यदि हम भी कुल देवी मंदिर में कैरो के लिए पूजा करें तो भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। और माता रानी जिस तरीके से उसके पापा को ठीक कर दिए, ठीक उसी प्रकार से उसके बेटे को भी जरूर ठीक कर देगी। वहीं दूसरे सीन में आपको ये दिखाया जाएगा कि नायरा कैरो को लेकर के हॉस्पिटल में चली गई होती है, जहाँ पे कैरो पूछता है कि मम्मा हम वापस से हॉस्पिटल में क्यों आए हैं। नायरा किसी तरीके से उसे समझा नहीं पाती है। फिर कोशिश करती है कैरो को समझाने की कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। वो देखिएगा कि लीजा की तरफ इशारा करती है और नायरा बताती है कि बेटा आप सुपरमैन हो ना, और ठीक उसी प्रकार डॉक्टर हमसे चाहते हैं कि आप सुपरमैन की तरह अपने सारे दोस्तों को, यानी कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उसकी आप मदद करो। कैरो हालांकि मान जाता है और मम्मा को बोलता है कि ठीक है मम्मा, मैं आपकी कही गई बातें को मानूंगा और मैं डॉक्टर्स का ख्याल भी रखूंगा और उसका साथ भी दूंगा इंजेक्शन और मेडिसिन लेने में। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखोगे कि नायरा वहाँ से चली जाती है ये बताने के बाद लीजा को कि लीजा तुम प्लीज़ कैरो को देखभाल करना, क्योंकि कैरो की अभी नींद खुलने में टाइम लगेगी कि उसे डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया है। मैं जा रही हूँ, तब तक कुल देवी की मंदिर से वापस लौट आऊँगी। वहीं दूसरी तरफ देखो है कि लीजा ये भी बोलती है कि नायरा यदि तुम जा ही रही हो तो प्लीज़ मेरे लिए भी तुम प्रार्थना कर लेना। नायरा हाँ में जवाब देती है। दूसरी तरफ आपको ये दिखाया जाएगा कि नायरा पूजा की थाल हाथ में लिए हुए वहीं कुल देवी की मंदिर में पहुंच गई होती है और अपना चेहरा भी ढका हुआ होता है, ताकि वो सोच रही होती है कि यदि उसके जान पहचान वाले तो यहाँ इस मंदिर में बहुत सारे आते ही होंगे, यदि किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देखोगे कि थाल में जिस तरीके से पूजा अर्चना के लिए और साथ ही साथ चढ़ावा के लिए चांदी का एक लॉकेट भी ले रखी होती है, क्योंकि माता जी के मंदिर में वो चढ़ावा देना होता है। तभी नेक्स्ट सीन में आपको ये दिखाया जाएगा कि उसी मंदिर में पूरी गोयनका फैमिली, साथ ही साथ कार्तिक और उसका भाई वंश भी उसके साथ आ रहा होता है। नायरा को यकीन भी नहीं होता है। नायरा दूसरी तरफ देखोगे कि वो पूजा करने में बिजी हुई होती है, तभी पीछे से कार्तिक भी वहाँ पे आ जाता है। नायरा को हल्का सा भी एहसास नहीं होता है कि गोयनकाज फैमिली पूरी की पूरी यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद कार्तिक पूजा के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हालांकि ना कार्तिक की नज़र नायरा के ऊपर पड़ती है और ना ही नायरा के ऊपर। तभी कार्तिक को किसी आदमी एक धक्का दे देता है और वो जा करके नायरा के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि नायरा वहाँ से साइड में खड़ी हो जाती है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कार्तिक को कहीं चोट तो नहीं लग गई ना। फिर कार्तिक उठता है और बताता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। वहीं नायरा छुप करके इन सब चीज़ को देख रही होती है और वो बोलती है कि वो भगवान का भला शुक्र है कि मैंने पीछे मुड़ा और कार्तिक को देख लिया। यदि कार्तिक को ऐसा नहीं देखा और कार्तिक को मेरे बारे में मालूम चल जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। वहीं दूसरी तरफ आपको ये देखोगे कि गोयनकाज फैमिली सब लोग मिल करके पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग देविका और साथ ही साथ कार्तिक की शादी के लिए वहाँ पे पूजा करने आए हुए थे। तभी नायरा की नज़र कैरो के लिए जो पूजा की थाल सजा गई थी उस पे पड़ती है और वो सोच रही होती है कि यदि कार्तिक की नज़र उस थाल पे पड़ गई तो वो जान जाएगा सब कुछ और उसके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नायरा ये डर भी रही होती है, लेकिन वहाँ पे देखिए कि दादी और कार्तिक दोनों मिल करके उस पूजा वाली थाल को पंडित जी को दे देते हैं और पंडित जी उसकी पूजा कर लेते हैं। नायरा मन ही मन प्रसन्न होती है और ये सोच रही होती है कि हे भगवान जी, आप कैसा खेल खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस काम से मैं आई थी आप भी यही चाहते हो कि इसका पिताजी और साथ ही साथ माँ और पूरी फैमिली कैरो की इस पूजा अर्चना में साथ रहे। दूसरी तरफ देखो कि नायरा वहाँ से चली जाती है किसी तरह से नज़रें बचा करके। तभी दादी देखिए कि गुस्सा होने लग जाएगी, क्योंकि जो चुनरी उन्होंने कार्तिक और वेदिका की सगाई के लिए लाई थी वो हवा के झोंका उस चुनरी को उड़ा ले गया था। किसी तरीके से नायरा अपना सर ढक करके, मुंह ढक करके बाहर निकल रही होती है, तभी पीछे से कोई आदमी आता है और नायरा के कंधों पे हाथ रख देता है। उसके बाद दूसरी तरफ दादी सब लोगों के ऊपर गुस्सा कर रही होती है और दादी बताती है कार्तिक को कि जाओ जल्दी से कार्तिक, तुम उस चुनरी को ले करके आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि नायरा जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य होता है और आदित्य ने नायरा को देख लिया होता है। अब आदित्य पूरी तरीके से यकीन नहीं
रिसीव कर पाता है और वो नायरा को बताता है कि नायरा तुम तो मर गई थी ना, लेकिन तुम यहाँ पे जिंदा कैसे हो। उसके बाद इतना सुनना था कि नायरा हैरान रह जाती है और वो आदित्य के पास से नजरें चुरा के भागने लग जाती है। हालांकि नायरा उसका पीछा करते हैं आदित्य और वो नायरा नायरा चिल्ला रहा होता है, लेकिन जैसे आदित्य बार बार नायरा नायरा की आवाज़ लगाता है, पीछे से कार्तिक आ रहा होता है और कार्तिक आदित्य की आवाज़ सुन करके आदित्य के पास आता है और बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। उसके बाद आदित्य कार्तिक को सारा कुछ सच बताता है और वो बताता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे इसी मंदिर में नायरा को देखा है। कार्तिक तुम मेरा यकीन करो या ना करो। कार्तिक हालांकि बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है आदित्य पे और ये बोलता है कि आदित्य जब जब तुम हमारी लाइफ में आए हो कोई नई एक प्रॉब्लम लेकर के आए हो और मुझे इस पर भी लगता है कि ये तुम्हारी कोई नई चाल और घिनौनी चाल है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जो लड़की पहले ही मर गई है उसे तुम बार बार जिंदा कैसे देख सकते हो। ये जरूर तुम्हारा ही कोई वहम है और तुमने ही कोई नई चाल खेलने का हम लोगों के साथ ऐसा इरादा करके आए हो। इधर देखो एक आदित्य बोलता है कि प्लीज़ कार्तिक मेरा यकीन करो, मैं नायरा के लिए ऐसा क्यों करूँगा, और हाँ मुझे झूठ बोलना ही है तो इसमें मेरी कोई नई चाल कैसे हो सकती है। इधर देखो है कि कार्तिक को आदित्य मारने लग जाता है और बोलता है कि चला जाओ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। इन सब के कार्तिक और आदित्य के झगड़े को नायरा छुप करके देख रही होती है और नायरा यही सोच रही होती है कि कार्तिक प्लीज़ किसी तरीके से तुम यहाँ से चले जाओ और तुम्हें मेरी ऊपर नज़र ना लगे। वहीं आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है। आने वाले और आदित्य कार्तिक को बता दिया होता है कि नायरा अभी जिंदा है, लेकिन कार्तिक आदित्य की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वहीं जाते जाते कार्तिक अभी भी आदित्य की बातों को ही याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से नायरा से वो लास्ट बार बिछड़ा था और साथ ही साथ नायरा की हर एक यादें को वो ताज़ा याद कर रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मुझे भी तो ऐसा ही यकीन लगता है ना कि नायरा अभी जिंदा है, हो सके आदित्य सच कह रहा होगा, क्योंकि इसमें उसका कोई घाटा या फायदा तो है नहीं। वहीं दूसरी तरफ देखो है कि आदित्य अब नायरा की खोज में निकल गया होता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो देखता है कि नायरा किसी कार और टैक्सी का इंतजार कर रही है। तभी आदित्य उस नायरा को देख लेता है और अपना फ़ोन निकाल करके वीडियो बनाने लग जाता है और नायरा के पीछे पीछे ही चल जाता है। हालांकि नायरा को टैक्सी वाले नहीं रोक रहे होते हैं, वो कई सारे टैक्सीज को ट्राई करती है और उसके पीछे पीछे आदित्य नायरा की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल रहा होता है और मन ही मन ये सोच रहा होता है कि कार्तिक तुमने मुझसे बोला था ना कि मैं तुम्हारी बातों को यकीन नहीं करूंगा, ये रहा प्रूफ और मैं ये प्रूफ लेकर के तुम्हारे पास आऊँगा, तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि नायरा बिल्कुल अभी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये दिखाया जाएगा कि गोयनका फैमिली में सब लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि कार्तिक और साथ ही साथ वेदिका की हल्दी सेरेमनी होती है, जिसे लेकर के सब लोग परेशान होते हैं। वहीं गायू ये सोच रही होती है कि आज यदि कार्तिक की शादी हो गई वेदिका के साथ तब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वंश से कार्तिक का रिश्ता टूट जाएगा और एक कार्तिक ही तो था जो वंश को इतना ज़्यादा प्यार करता था। इस पे वंश को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा और इस गोयनकाज वाले वंश को कभी गोयनकाज मानेंगे ही नहीं। ये बस यही चिंता वो कर रही होती है। दूसरी तरफ देखोगे कि वेदिका कार्तिक के पास आती है और बोलती है कि कार्तिक आप चलो मेहंदी लगवा लो। उसके बाद कार्तिक उसके साथ चला जाता है, जिससे गायू को और भी यकीन हो जाता है कि यदि वेदिका और कार्तिक की शादी हो जाएगी तो उसके बीच वो दरार बन जाएगा और वंश को उसका हक नहीं मिल पाएगा। वहीं नेक्स्ट सीन में आपको ये दिखाया जाएगा आदित्य अभी भी नायरा के पीछे ही होता है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स लगातार निकाल रहा होता है। तभी नायरा किसी टैक्सी वाले से बात कर रही होती है और टैक्सी को अपने घर जाने को बोल रही होती है। तभी वो टैक्सी वाला नायरा को बिठाने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही टैक्सी वाले की नज़र आदित्य के ऊपर पड़ती है और वो टैक्सी वाला वहीं पर टैक्सी अपनी खड़ी करके दौड़ने लग जाता है और बोलता है कि खबरदार तुम्हें शर्म नहीं आती, ओए लड़के कौन हो तुम आदमी, और किसी लड़की को देखा नहीं कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। और वो टैक्सी ड्राइवर उस आदित्य के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने नायरा की वीडियो बनाते हुए आदित्य को देख लिया था। नायरा भी जब देखती है पीछे मुड़ करके तब उसे मालूम चलता है कि आदित्य उसकी वीडियो बना रहा था और आदित्य के पीछे वो भागने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ आपको गोयनकाज हाउस में दिखाया जाएगा, जहाँ पे वेदिका और कार्तिक दोनों ही भगवान जी की प्रार्थना कर रहे होते हैं और दोनों ही यह मांग रहे होते हैं वचन किसी और अपने शादी को लेकर के, और साथ ही साथ शादी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य वहाँ से भाग रहा होता है और वो नायरा और साथ ही साथ टैक्सी वाले ड्राइवर दोनों ही का पीछा कर रहे होते हैं आदित्य का, लेकिन आदित्य उस फ़ोन को ले करके किसी तरीके से भाग गया होता है।
तभी देखो है कि नायरा उसके पीछे पीछे होती है। वहीं बगल में क्रिकेट में खेल रहे होते हैं लोग, गली के लोग, उसी से बॉल ले करके एक बॉल लेती है और वो जोरदार फेंक करके आदित्य को मार देती है। आदित्य और साथ साथ उसका फ़ोन दोनों ही ज़मीन पे गिर जाता है। हालांकि नायरा जैसे ही उस फ़ोन को उठाने वाली होती है, आदित्य उससे पहले ही वो फ़ोन उठा लेता है और वहाँ से फिर से भाग जाता है। नायरा अभी भी आदित्य के पीछे पीछे भाग रही होती है। जैसे ही नायरा थोड़ी देर और आगे बढ़ती है, किसी औरत से टकरा जाती है और उसका सारा सब्जी का थैला नीचे बिखर जाती है। और वो औरत नायरा को ज़बरदस्ती रोक लेती है और बोलती है कि बिना सब्जी का थैला उठाए तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और सॉरी बोलने पे मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और आदित्य इतनी देर में आगे निकल जाता है। हालांकि नायरा किसी तरीके से वहाँ उस औरत के पीछे से भागती है और वह आदित्य के पीछे लग जाती है, लेकिन आदित्य अपनी कार में चला जाता है। हालांकि आदित्य नायरा की तरफ देख रहा होता है। नायरा जो होती है आदित्य के हाथ जोड़ती है और बताती है कि प्लीज़ आदित्य तुम ऐसा ना करो और प्लीज़ कार्तिक के पास ना जाओ। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है। उसे बस एक ही चिंता सताए जा रही होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर भगवान क्या बात है और बार बार ये टेंशन मुझे क्यों हो रहा है, कहीं मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, या फिर कोई आप ऐसा सुझाव देना चाहते हैं, जो कुछ भी हो मेरे सामने जल्द ही आ जाए तो वो ठीक रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपनी कार में जा रहा होता है और वो सबूत को हाथ में लिए हुए नायरा उसके पीछा करती है टैक्सी से, लेकिन आदित्य काफ़ी आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोयनकाज हाउस में सब लोग, परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि हल्दी सेरेमनी और हल्दी की रस्म चल रही होती है। परिवार में सब लोग खुशी के साथ झूम के डांस कर रहे होते हैं और दादी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है। इस बीच नक्श भी नागिन डांस कर रहा होता है और तभी देखो कि इधर नायरा परेशान होती है, आदित्य के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन आदित्य नहीं मानता है और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। घर में हल्दी की रस्म चल ही रही होती है कि आदित्य दौड़ते हुए आता है और जोरदार चिल्लाता है कार्तिक। कैसे ही कार्तिक का नाम सुनना था, आदित्य एकाएक से आदित्य की तरफ सब लोग देखने लग जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि आदित्य यहाँ पे बीच शादी में क्या कर रहा है। तभी गायु सामर्थ्य को बताती है कि ये कीर्ति का एक्स हस्बैंड है। इधर देखो कि नायरा आदित्य को गोयनका विला में जाते हुए देख करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है और वो अपने आप को बाहर ही रोक लेती है। किसी तरीके से गोयनका विला के अंदर भी नायरा प्रवेश कर जाती है, हालांकि वो दरवाजे के पीछे ही छिपी हुई होती है। सब लोग शादी में बिजी होते हैं और आदित्य को यहाँ पे देख करके एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो लोग सब सोचने लग जाते हैं कि आदित्य फिर से कोई बड़ी नई मुसीबत ले करके हमारे यहाँ पे आ गया है, क्योंकि आदित्य जब जब आता है यहाँ पे नई मुसीबत वो ले करके ही आता है। आदित्य चिल्लाता है और कार्तिक को बताता है, कार्तिक मैंने तुम्हें बताया था ना कि नायरा जिंदा है और तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। ये रहा सबूत, और आज मैं सबूत तुम्हारे सामने लाया हूँ ताकि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाए। इतना सुना था कि कार्तिक बिल्कुल सन्ने रह जाता है। वो धीरे धीरे आदित्य की तरफ आगे बढ़ता है और आदित्य अपना मोबाइल फ़ोन निकाल करके कार्तिक को दे देता है और बताता है कि ये रहा सबूत, तुम इस फ़ोन में तुम वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैंने नायरा की रिकॉर्डिंग अभी ही कुछ देर बाहर कर लिया है। हालांकि घर वाले आदित्य को बताते हैं कि आदित्य तुम क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन आदित्य किसी की बात को नहीं सुनता है और वो कार्तिक को वीडियो क्लिप फ़ोन में दिखाने को प्रेरित करने लग जाता है। इधर देखोगे कि कार्तिक उस फ़ोन को ऑन करता है, उसमें कुछ देख रहा होता है। नायरा भी छिप करके सब कुछ देख रही होती है कि घर में क्या ड्रामा चल रहा है, और वो भगवान जी से यही प्रे कर रही होती है कि हे भगवान, किसी तरीके से कार्तिक को उसका पता ना चले और कार्तिक मेरे बारे में ना सोचे। सारे घर वाले परेशान होते हैं। तभी देखो एक कार्तिक आदित्य को बताता है कि ये तुमने क्या दिया है, तुम्हारा फ़ोन तो काम ही नहीं कर रहा है, इसकी स्क्रीन तो टूटी पड़ी है और स्क्रीन से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आदित्य बताता है कि अरे मैं आ रहा था, मैंने सच बोल रहा हूँ और आप लोग मेरी बातों का विश्वास कीजिए प्लीज़, क्योंकि मैंने इसी फ़ोन में रिकॉर्डिंग्स किया है। और हाँ, मैं नायरा की रिकॉर्डिंग अभी अभी करके आ रही हूँ, उन्होंने मुझे मना भी किया था और यहाँ पर आने से रोक भी रही थी और वो मेरे पीछे पीछे भी आई थी। सब लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि आदित्य आखिर नायरा को तुमने कहाँ देखा, तो सबसे पहले बताता है कि मैंने सबसे पहले नायरा को मंदिरों के सीढ़ियों पे देखा था, फिर उसका पीछा कर रहा था मार्केट में, सब्जी मार्केट में, और वो धीरे धीरे मेरे साथ इस घर तक आई है। फिर मनीष जी बताते हैं कि अच्छा इस घर तक आई है तो जरूर नायरा कहीं आसपास ही होगी, और सब लोग मिल करके नायरा को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। हालांकि कार्तिक गुस्सा होता है आदित्य के ऊपर और कार्तिक को थोड़ी बहुत आदित्य की बातों पे विश्वास हो रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से नक्श आता है और आदित्य को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। आदित्य वहीं पे गिर जाता है। अब कार्तिक सोचने लग जाता है कि आदित्य को मार कौन रहा है। हालांकि किसी तरीके से आदित्य को नक्श मारने से रुक जाता है, क्योंकि कार्तिक उसे रोक लेता है और आदित्य को बोलता है नक्श कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी ऐसी बातें करने की और हमारी पार्टी फंक्शंस को ख़राब करने की। हालांकि नायरा पीछे दरवाजे के पीछे छिप करके सब कुछ देख रही होती है, लेकिन आदित्य कुछ भी नहीं